हाँ चलिए इधर ध्यान देंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमने ग्रेविटेशन वाला पार्ट कर लिया है, फ्लोटेशन वाला पार्ट बचा है। जिनका भी फ्लोटेशन आ रहा होगा उनको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, है ना। तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। एवरीवन सब इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक था हमारा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें न्यूटन ने क्या कहा था कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस नहीं है भैया, हाँ, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो पूछता हूं वो बताया करना। अभी क्या बोला, एक इक्वेशन डिराइव किया जिसमें F इज इक्वल्स टू जी, जिसके जी का नाम है तो F इज इक्वल्स टू जी, क्या नाम है इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जी का वैल्यू क्या था 6.67 इंटू 10 टू द पावर यूनिट। देखो ना, ये फॉर्मूले से आएगा। बताओ जी क्या होगा, इसको इधर लेके जाओ, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ। हाँ क्या क्या दिख रहा है बताओ, न्यूटन दिख रहा है, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी दो बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं, कोई भी दो बॉडी बिटवीन आदित्य एंड प्रत्युष भी निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, दोनों का मास रखना पड़ेगा यहाँ पे m1 m2 की जगह, और दोनों के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, अराउंड आधा मीटर, वो यहाँ नीचे रखना पड़ेगा। जी का वैल्यू हर बार सेम रहेगा, तो हम लोग को इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही पता चल जाएगा। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडीज विथ अ फोर्स, ठीक है। अब जैसे राहिल को भी आदित्य अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, बट राहिल थोड़ा दूर बैठा है, हंसने वाली बात नहीं है, राहिल थोड़ा दूर बैठा है, तो दूरी होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ थोड़ा दूरी कम है तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। सर नहीं ऐसा नहीं है, थर्ड लॉ फॉलो करेगा ना, F12 बराबर F21। अरे वो फोर्स दोनों का एक साथ ही आ रहा है ना, मतलब हम ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स निकल रहा है ये M1 M2 पर अप्लाई कर रहा है या M2 M1 पर, दोनों का फोर्स सेम होगा। हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर एक बॉडी है बॉडी 1, दूसरा बॉडी है बॉडी 2, मास m1 मास m2, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और दोनों का जो फोर्स है F21 बराबर माइनस F12, फोर्स सेम रहेगा दोनों का, बस इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? मैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स और इंटेक्स क्वेश्चन। तो पहले मैं एक बार पूरा चैप्टर अभी अपन ने 2 दिन में 3 दिन में जितना भी ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, उसको एक बार हाँ वन शॉट में रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था। नहीं तो फर्स्ट क्लास में यही पढ़े थे अपन, अरे हाँ या ना, हमने यही बात की थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है ना, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा ये, और सेंटर टू सेंटर बॉडी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, एक बॉडी दूसरे बॉडी को, एक बॉडी का सेंटर दूसरे बॉडी को, दूसरे बॉडी का सेंटर पहले बॉडी के सेंटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर यही हमने देखा था स्मॉल जी क्या था हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो क्या आया था, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे M क्या था उस प्लैनेट का मास, प्लैनेट मास, और R क्या था उस प्लैनेट का रेडियस, उस प्लैनेट का रेडियस, ठीक है। स्पेसिफिकली हमने अर्थ की वैल्यू क्या डाली थी, मास ऑफ अर्थ क्या डाला था हमने 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और अर्थ का रेडियस क्या डाला था हमने 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। पुट करने के बाद हमारा स्मॉल जी का वैल्यू कितना आ रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा था। इसका मतलब ये था कि किसी भी बॉडी पर अगर एक्सेलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी तो वो सब पर सेम लगता है, बिकॉज स्मॉल जी का वैल्यू
हमारे बॉडी के मास पर तो डिपेंडेंट, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन आया है वो हर बॉडी का सेम है, बिकॉज उसके फॉर्मूले में बॉडी का मास तो है ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ सेम एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। पर हमने ये देखा था कि अर्थ क्योंकि परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो अर्थ का रेडियस पोल वाला कम होता है और इक्वेटर वाला ज्यादा होता है। सिंस रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, इसलिए ग्रेविटी एट पोल वाज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। लेकिन नीचे आर है, जिसका आर छोटा ग्रेविटी बड़ी, जिसका आर बड़ा ग्रेविटी छोटी। तो ये भी हमने देखा था। प्लस हमने ये भी देखा था कि अगर हाइट इंक्रीज होती जा रही है बॉडी की, अगर आप एक ज्यादा हाइट पे बॉडी को लेके जा रहे हो फिर छोड़ रहे हो, तो उस केस में भी उस हाइट पे उसको ग्रेविटी कम फील होगी। तो एज हाइट इंक्रीजेस ग्रेविटी डिक्रीजेस। अभी हमने यहां पर तो एच को स्मॉल ले लिया था ना, कि जिस हाइट से हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं वो रेडियस के सामने बहुत छोटी है, ऐसा मान करके अपन काम कर रहे थे। हाँ, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। एट हाई एल्टीट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। अर्थ के सरफेस में कितना रहता है और हाइट पे कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपन स्पेसिफिकली इक्वेटर और पोल की बात करेंगे तो पोल का इक्वेटर से ग्रेविटी, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगा, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगा। जाहिर सी बात है, इसलिए आपका मास जो है वो पोल में ज्यादा होगा और इक्वेटर में कम होगा। क्या बोलते हो? क्योंकि ग्रेविटी पोल में ज्यादा है ना। अरे वेट क्या होता है? वेट इज m इंटू जी। व्हाट इज वेट? m इंटू जी। तो जी जहां ज्यादा होगा वहां वेट भी ज्यादा होगा। तो आप जब पोल में जाओगे तो आपका वेट ज्यादा आएगा, आप इक्वेटर में आओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है ये? तो ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था। यहीं पे हमने एक चीज फ्री फॉल देखी थी। फ्री फॉल के लिए हमने तीनों इक्वेशन को मॉडिफाई किया था, याद है? v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h is equals to ut plus half gt square and v square minus u square is equals to 2gh। ये तीनों इक्वेशन सेम है, बस a की जगह g आ गया है, s की जगह h आ गया है। दैट्स इट। बाकी हमने देखा था कि अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अपन g का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो हम जी का वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ऑल्सो हमने देखा था कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब नीचे से ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो बढ़ते हुए आएगी ना। मतलब आप सोचो कि आपने एक पर्टिकुलर यूज से बॉडी को ऊपर फेंका, जाते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बॉडी रुक जाएगी। अब वो उसी पॉइंट से वापस नीचे आने वाली है, तब उसका इनिशियल 0 और फाइनल वही रहेगा जो जिससे आपने उसको फेंका था। ये अपन लिखे थे ना कि बॉडी, जब आप नीचे से ऊपर बॉडी को फेंके हो तो हर पॉइंट में जो वेलोसिटी होगी लौटते वक्त उस पॉइंट पे वही वेलोसिटी होगी। ऑल्सो हमने ये देखा था कि टाइम जितना ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा बॉडी को। आपने बॉडी को ऊपर फेंका, अगर वो मान लो 20 सेकंड तक ऊपर जाती गई, 20 सेकंड के बाद ऊपर जाके रुक गई और फिर वापस वो नीचे आने में 20 सेकंड लगाएगी और हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो ये हमने एक और चीज देखी थी। और लास्ट क्लास में हमने मास और वेट का कंसेप्ट पढ़ा था। मास इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। प्लेस टू प्लेस मास चेंज नहीं होता। इट्स यूनिट इज केजी या ग्राम एंड इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस। ऑल्सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेट क्या था? वेट एक तरह का फोर्स था। वेट क्या था? फोर्स था विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट बॉडी। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस चेंजेस
है ना। आप मून में जाओगे आपका वेट अलग होगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटी अलग है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो मास तो सब जगह सेम होगा, बट जी तो चेंज हो रहा है ना, पोल पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, किसी हाइट में जाओगे तो जी अलग है, अर्थ के सेंटर में जाओगे तो जी 0 है। लिखे थे अपन, जी इज इक्वल्स टू 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसलिए वहां जाके आपका वेट भी क्या हो जाएगा, 0। तो वेट 0 हो सकता है ना। यूनिट वॉज न्यूटन, मैंने एक यूनिट और बताई थी, के जी एफ, किलोग्राम फोर्स, विच इज 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। 1 kgf का 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है, 1 kg वाला बॉडी, 1 kg वाला बॉडी सरफेस में कितना फोर्स लगाने वाला है, 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला है। तो 2 किलो का बॉडी होगा तो हाँ इंटू 2 कर देंगे, 9.8 इंटू 2, ठीक है, उतना न्यूटन। ये हमारे केजीएफ और न्यूटन का क्या होता है, रिलेशनशिप। ठीक है, ऑल्सो इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। कैसे मेजर करेंगे अपन इसको, स्प्रिंग बैलेंस से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे मास और वेट के। मास कैन नेवर बी जीरो, है ना, नेवर बी जीरो, एंड वेट इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। ऑल्सो हमने जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस देखा था, याद है, टेबल बनाया है इसकी हमने, कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल जी। वैसे ही मास और वेट का भी डिफरेंस आ सकता है, तो आप ये एक डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, मास एंड वेट, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का डिफरेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। समझ रहे हैं क्या, ठीक है, ओके। एक और कुछ, हाँ हम्म, हाँ स्प्रिंग रहेगा तब तो वो नीचे आएगी बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस वही तो, इसलिए उसका नाम स्प्रिंग बैलेंस है। किसके नीचे जो हुक है, आप जैसे ही उस हुक में किसी चीज को हैंग कर दोगे तो उसके वेट के कारण वो हुक नीचे आएगा, और ऊपर स्प्रिंग लगा है तो स्प्रिंग से हमें पॉइंटर से पता चल जाएगा कि कितना वेट उस बॉडी का है। एक मास और एक वेट नाप रहा है ना, मतलब एक नाप रहा है कि आपने कितना फोर्स लगाया है नीचे की तरफ, है ना, और एक आपका सिर्फ बॉडी का मैटर काउंट कर रहा है। तो एक मास नाप रहा है, एक वेट नाप रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, वो मून वाला, पर वो हमने खैर यही पढ़ा था ना, कि ग्रेविटी एट मून इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट अर्थ अपॉन 6। ये मून में ग्रेविटी होती है अर्थ के 1/6, इसलिए आपका वेट भी मून में आपके अर्थ के वेट से कितना हो जाता है, 1/6। हमने ये भी डिराइव किया है, इसी फॉर्मूले में तो पुट करना है। जी की जगह 6.67 इंटू 10⁻11, एम की जगह मून का मास, और आर की जगह मून का रेडियस। अरे निकाले ना, तो 1.6 आ रहा था। 1.6 कितना होता है, 9.8 का 1/6, मतलब 9.8 में अगर 9.8 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं ना, तो वही आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड, और यही होती है ग्रेविटी एट मून, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। ठीक है, चलो इतना हमने देखा था इस पूरे चैप्टर में अभी तक का, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कौन से पेज में है, पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमने लिखा है ना, कि एवरी बॉडी, सुन रहे हैं, लिखेंगे कैसे इसको, लिखना मत लिखो, आप लोग कॉपी में लिखा हुआ है, तो अपन बस ये लिख लो, नोट्स में लिखा हुआ है ना, रेफर टू नोट्स करके लिख लो, आपके सामने है ना बुक, नई बुक का मुझे भी नहीं पता। हाँ सुन रहे हैं कि नहीं, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी विथ अ फोर्स। सुन रहे हैं, every body attracts every other body with a force which is directly proportional to product of their masses। प्रोडक्ट बोलना मत भूलना, their masses नहीं है, प्रोडक्ट है उनके masses का, product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है। फाइनल आपका आंसर जो है वो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा
जिसमें आप सारी चीजें मेंशन करोगे कि जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर आप m1 m2 बताओगे, m1 एंड m2 आर दी masses of two body and r is the distance between them। ये होना चाहिए पूरा, सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ देना कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखा है। आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज m1, व्हाट इज m2, व्हाट इज g, व्हाट इज r। सुन रहे हैं क्या? यहां हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने बोलेगा तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 लाइन का लिख के नहीं छोड़ेंगे, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। एम आई क्लियर? पक्का? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, उसी पेज में है। क्या है? एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द मास। देखो यही निकालने बोला है। अर्थ का मास हम कैपिटल एम ले लेते हैं, उस बॉडी का मास स्मॉल एम ले लेते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बस यही तो है, सेम है वही। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर सीधा। आप ऐसा डायग्राम चाहो तो बना लो। देखो ऐसा डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ना, तो ये रहा आपका अर्थ, ये रहा वो ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना? ये रहा अर्थ का सेंटर। ऐसा लिख लेना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मास m kg, ये हो गया हमारा अर्थ, मास कैपिटल M kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? अर्थ का रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। बस इन सबको पुट करके हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बॉडी यहां है ना, तो बॉडी से ही तो डिस्टेंस देखोगे क्या? गजब करते हो। मतलब आपको पहचानना है कि सर मेरे से कितनी दूरी में खड़े हैं, तो ऐसे ही नापेगा ना कि उधर नापेगा। डाउट का थोड़ा तुक तो रहो कि क्या डाउट पूछ रहा है। हाँ एकदम एग्जैक्ट शेप में नहीं रहता, तो जैसे वो बॉडी को तरफ है तो रेडियस बढ़ जाएगा। हाँ मतलब देखो एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे अपन, तो मैंने बताया ना कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ऐसे आप देखोगे तो एक रेडियस है ही नहीं। एक्चुअली जो रेडियस अपन पढ़ रहे हैं ना 6.4 इंटू 10⁻⁴, वो एवरेज रेडियस है, तो उसी को अपन सही मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलो उसी पेज में और क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पेज? व्हाट इज मेंट बाय फ्री फॉल, यही है। हमने इसका डेफिनेशन भी लिखा, जल्दी ढूंढ के दिखाओ कहां लिखा डेफिनेशन कॉपी में। कॉपी में कहां है फ्री फॉल का डेफिनेशन? जल्दी निकालो। हाँ मतलब आपने इधर देखो, आपने उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया है, आपने जैसे उसको छोड़ दिया है, तो ये बॉडी क्यों नीचे जा रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इसी फॉल को अपन क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। लिखा, डेफिनेशन मिला सबको? आइली रीड करो, कहां मिला आपको कॉपी में? अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अपने आप तो गिरेगी नहीं, कोई ना कोई तो खींच रहा होगा ना उसको। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ओनली। ओनली लिखना जरूर से, है ना? देखिए आपने और कुछ फोर्स नहीं लगाया है, तो उसके ऊपर एकमात्र फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। बस हाँ अब बोलो। ड्रैग अपोजिट साइड होता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड होगा। अगर बॉडी गिर रही है तो उसको एयर का ड्रैग ऐसे मिलेगा, और ग्रेविटी उसको कैसे खींच रही है? ऐसे। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, पर ड्रैग इतना ज्यादा नहीं है कि पेन को ऊपर लेके चला जाएगा। ड्रैग तो लगेगा, ऐसा नहीं कि ड्रैग नहीं लगेगा, बट इतना ज्यादा नहीं है कि पेन ऊपर ही चला जाए उस ड्रैग से। हाँ पर वो उतना ज्यादा भी कम नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो हो जाएगा ये। तो लिख लो रेफर टू नोट्स, ये भी हमने लिखा हुआ है, पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन देखो,
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो फटाक से, एक लाइन में लिख लो जल्दी, एक ही लाइन का डेफिनेशन है, लिख लो फटाफट। पेज नंबर डाल लेना, क्वेश्चन नंबर डाल लेना। पेज नंबर क्या है? 104, पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू the acceleration due to the acceleration due to the attractive force of earth, the acceleration due to the attractive force of earth, the acceleration due to the attractive force of earth is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity। मान लो इसी क्वेश्चन में ना एक और क्वेश्चन ऐड हो जाए और बोले बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू नहीं पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालोगे? हमने इसका डिराइव किया है, F इज इक्वल्स टू mg लिखे थे कि अगर एक बॉडी है, ध्यान दो यहां पर, ये अर्थ लिया था हमने, एक हाइट h से एक बॉडी ऑफ मास m को ड्रॉप किया था, है ना, और ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमने बोला था कि इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है, m इंटू जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर न्यूटन का ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि फोर्स क्या लगता है, m m g m m अपॉन r स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों फोर्स है तो इक्वेट किए थे, याद आ जाएगा। ये सेकेंड लॉ से निकाले थे, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, मतलब दोनों न्यूटन के ही लॉ थे। तो न्यूटन ने चैप्टर 1 में फोर्स को ये बोला, अभी चैप्टर 2 में फोर्स को ये बोला, दोनों को इक्वेट कर देते क्योंकि दोनों को न्यूटन ने ही बोला। इक्वेट कर दो, m इंटू जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो m m कैंसल, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। समझ रहे हैं? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन में आता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी, तो आप ये इतना करोगे। इसमें कोई डाउट किसी को? एक बॉडी अगर किसी हाइट से गिर रही है ना, जैसे कि मान लो ये पेन भी अगर इस हाइट से गिर रहा है, तो ये एक फोर्स लग रहा होगा ना इसके ऊपर, तभी तो नीचे जा रहा है, वरना क्यों जाएगा नीचे? तो वो फोर्स कितना होता है, इसी का मास इंटू जितना इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। और कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है अभी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए m इंटू जी कर दिए। अरे m इंटू ए तो पढ़े ना अपन, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए तो है ये, बस एक ही जगह क्या आ गया है, क्योंकि आपने उसको फेंका नहीं, आपने उसको छोड़ा है, और छोड़ा है तो क्या लगता है, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जी लिख दिए वहां पर। ठीक है, और फिर दूसरा फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकला, विच इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कि अर्थ और उस मास के बीच में कितना फोर्स है, वो ये हो गया। दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, क्या बचा, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले से किसी भी प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। आपको बस क्या करना है, यहां पे उस प्लैनेट का मास और यहां पे उस प्लैनेट का रेडियस, प्लैनेट का मास प्लैनेट का रेडियस रखते चलो, आपको उस प्लैनेट का ग्रेविटी निकलता जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये वाला चीज इसलिए बताया, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, ऐसे डिफाइन बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डिराइव इट्स फॉर्मूला, है ना। स्मॉल जी कैपिटल जी भी अलग अलग होते हैं ना, अरे हाँ या ना, इसका डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज 106। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। अभी तो पूरा मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, और इसको आप लोग टेबल फॉर्म में लिखोगे। फिर डिफरेंस बिटवीन दिख रहा है आपको, ये लास्ट की 2 लाइन। पहला तो डेफिनेशन हो जाएगा, ये क्या है, डेफिनेशन। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इधर ध्यान दे, दूसरा पॉइंट क्या है, उनकी वैल्यू के बारे में, कि एक की वैल्यू कांस्टेंट रहती, कहीं पे भी लेके जाओ मास कांस्टेंट रहेगा उस बॉडी का, बट वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। थर्ड पॉइंट हमने उनका क्या लिखा है, यूनिट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, उसको किससे मेजर करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है।
और 6 पॉइंट क्या है कि मास किसी भी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, वेट 0 हो सकता। 6 पॉइंट लिख सकते हैं अपन टेबल बना करके, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर उसी पेज में है ना। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, क्वेश्चन पढ़ रहे भाई। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ? क्योंकि बॉडी की ग्रेविटी मून में अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 है। क्या हो गया यहां पर 11th? किसको बैठाना है? वो तो 5:15 से है ना, वो वाली क्लास में, सर वाली क्लास में। हार्दिक सर से बोल, हार्दिक सर को बोल। तो क्या होगा, ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 हो गई, तो वेट भी 1/6 हो गया। मतलब आप ऐसे समझो कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑन अर्थ इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डब्ल्यू क्या होता है, एम इंटू जी। अरे हाँ या ना। तो वेट ऑन मून क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून। करेक्ट। अरे ऐसा आप कहीं पे भी वेट निकाल सकते हो, पर आपको क्या करना है, उस बॉडी के मास को वहां की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। एम आई क्लियर? तो उस जगह का वेट आ जाएगा। चलो एक और देखते हैं। वेट एट एनी हाइट इज द मास इंटू ग्रेविटी एट दैट हाइट। फॉर्मूला हर बार सेम लग रहा है, एम इंटू जी एम इंटू जी एम इंटू जी। बस ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसलिए वेट भी प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। एम आई क्लियर? अब बात आते हैं मून की करते हैं। तो मून के लिए ग्रेविटी जो होती है ना, वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है। तो अब आप इसको पुट कर दो यहां पे। तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय 6। ये क्या होता है, वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। समझ में आया क्या? लिख लो इसका आंसर। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, because the value of acceleration due to gravity, because the value of acceleration due to gravity is g/6, is g/6। जी अपन अर्थ के लिए बोलते हैं ना, जी अर्थ के लिए बोल रहे हैं, तो मून का g/6 हो जाएगा। इज g/6 ऑन द मून, इज g/6 ऑन द मून। जहां लिख भी लो, where g is the acceleration of gravity on earth, where g is the acceleration due to gravity on earth। ठीक है, acceleration due to gravity on earth। डन। चलो एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से। और तो वो फ्लोटेशन के क्वेश्चन होंगे, है ना। एक्सरसाइज में आओ जल्दी से। ग्रेविटेशन वाले पार्ट के और कौन से क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग बना दोगे तो मजा आ जाएगा। ट्राई करो एक बार एवरीवन। ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। चल रहा है इन क्वेश्चन का, तो पहला वाला
पढ़ा नहीं है अभी तक? अगर उनका डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया तो होगी कि नहीं ये पूछ रहा है। क्या होगी कि नहीं? डिस्टेंस अगर वो हाफ हो गया, कौन हाफ हो गया? डिस्टेंस हाफ हो गया किसके बीच का? वो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटी से इफेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? मतलब कोई दो बॉडी है, उनके बीच का डिस्टेंस पहले मान लो r था, अब वो r/2 हो गया, तो फोर्स का क्या हाल होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? पहले ये बता दो। पास आ गए तो बढ़ेगा। अब देखो कैसे हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 100%। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप दो केस बना लो। सुनो इधर, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। आप दो केस बना लो। केस 1 बना लो कि फोर्स F है, बॉडी का मास m1 है, m2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस r है। सुन रहे हैं क्या? तो अब बताओ फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r²। करेक्ट? ये पहला केस हुआ। अब सेकेंड केस में क्या बोला उसने? कुछ चेंज नहीं करने बोला है, बस डिस्टेंस आधा कर दो दोनों के बीच का। यानी कि मास अभी भी m1 है, मास थोड़ा कम ज्यादा करने बोला है, अभी भी m2 है, पर ये जो है ना वो r/2 हो चुका है। फोर्स को अपन F1 दे देते हैं नाम। आपको F1 नहीं समझ में आ रहा तो F' दे दो, ऊपर एक ऐसा डैश लगा दो, वो भी चलेगा। ठीक है? तो अब आपको फोर्स निकालना है, तो F1 कितना हो जाएगा? G m1 m2 अपॉन r/2 का स्क्वायर। ये पुट करना है। एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे इसको। बस क्या होगा ये? G m1 m2 अपॉन r²/4 ऐसा होगा। यहां तक फॉलो करें सब। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4G m1 m2 अपॉन r²। और ये इतना क्या है? F। तो F1 बराबर कितना आया? 4 टाइम्स ऑफ F। यही आपको बस प्रूव करना है कि 4 गुना बढ़ गया फोर्स। पहले का 4 टाइम्स हो गया। मतलब सोचो, अगर पहले 2 न्यूटन रहा होगा ना, तो अब 8 न्यूटन हो गया है। समझ में आया? हाँ, चलो उसको जल्दी से नोट डाउन करो। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सुन रहे हैं क्या? पहले वाले फोर्स को F ले लेना, और जो नया फोर्स निकालने बोल रहा है उसको F' या F1 F" F2 इस टाइप का लेते रहेंगे वेरिएबल्स। ठीक है? और आपका फाइनल आंसर F के टर्म्स में आना चाहिए। तब तो पता चलेगा कि पिछले फोर्स का कितना टाइम्स हुआ। हाँ, फ्री फॉल वाला है। मेरे को ये बताना है कि एक्सेलरेशन सेम होती है हर बॉडी पे। एक्सेलरेशन क्या लग रही है? सेम, इसलिए वो एक साथ ही गिर रहे हैं। हो गया? चलिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लो पहले सभी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन प्रपोर्शन टू देयर masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो वो ये बोल रहा है कि जैसे इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मासेस के प्रोपोर्शनल है, ऐसी अर्थ के लिए इनको ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, इनको ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगना चाहिए, क्योंकि अर्थ का मास तो दोनों के लिए सेम है ना।
बट इनका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो अकॉर्डिंगली इसके लिए फोर्स ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए फोर्स कम होना चाहिए, करेक्ट। अरे फॉर्मूला तो वही है ना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, बट इसके एम और इसके एम में फर्क है कि नहीं? भले कैपिटल एम दोनों के लिए सेम है अर्थ, बट इसका मास तो ज्यादा है ना भाई, थोड़ा मोटा सा है ना प्रत्युष, आदित्य पतला है, तो मास इसका थोड़ा ज्यादा, भले 10 केजी ज्यादा है पर ज्यादा तो है, चल 5 किलो ज्यादा है तो ज्यादा तो है ना, तो 5 किलो से ज्यादा है तो इसको भी, इसको फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अरे हाँ है ना, तब फिर ऐसा क्यों है कि दोनों बॉडी को सेम स्पीड से नीचे आ रहे हैं? क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन पर, कि बॉडी को कितनी एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है। और जब फ्री फॉल की बात आती है तो दोनों पे ग्रेविटी लगती है सेम, एक्सेलरेशन दोनों पे लगती है सेम, इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट से जल्दी नहीं गिरता। वैक्यूम की बात कर रहे हैं अपन, मैंने आपको केस बताया ना कि वैक्यूम में दोनों सेम टाइम पर आके नीचे गिरेंगे। हाँ एयर रहेगी तो हैवी बॉडी पहले आएगी, नो डाउट, ठीक है। चलो उसका आंसर लिखना, द स्पीड ऑफ फॉल ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ fall of the body, the speed of fall of the body depends on the acceleration। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पर, depends on the acceleration। the speed of fall of the body depends on the acceleration, ठीक है। according to Newton's second law, according to Newton's second law, according to Newton's second law, एक्सेलरेशन क्या होता है? आप F बाय एम लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? अरे F इज इक्वल्स टू एम था ना, तो ए क्या हो जाएगा? F बाय एम होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ए इज इक्वल्स टू F बाय एम, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे इन फ्री फॉल, इन फ्री फॉल, इन फ्री फॉल द वेट ऑफ द बॉडी, in free fall the weight of the body, weight of the body is the force acting on it, weight of the body is the force acting on it, weight of the body is the force acting on it, therefore A is equals to m into g upon m। फोर्स की जगह में क्या लिख दिया? m into g, वेट है ना, वेट आ गया वहां पर, एम एम कैंसल, ए बराबर क्या हुआ? जी, ए इज इक्वल्स टू जी। तो नीचे में लिखेंगे does acceleration on every body, does acceleration on every body, does acceleration on every body is same and is equal to g, is same and is equal to g, and is equal to g। Last line, therefore a heavy object, therefore a heavy object does not fall faster, therefore a heavy object does not fall faster than a light object, does not fall faster than a light object in vacuum। in vacuum जरूर लिखना है ना, देखिए एयर में तो हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिर जाता है ना, लाइटर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेट गिरता है इन वैक्यूम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? तो ये तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम 1 kg दिया है। पुट कर दो वैल्यू, क्या देगा वैल्यू? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास कितना होता है अर्थ का? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। बॉडी का मास कितना दिया है? 1 kg, और रेडियस भी दे दिया आपको अर्थ का 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर।
बस ये जो आएगा इसका वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या आपको? अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपन कर चुके हैं कैलकुलेट। क्या आएगा इसका आंसर बताओ? देखो जीएम अपन आर स्क्वायर ही तो है, स्मॉल एम तो 1 है। जीएम अपन आर स्क्वायर क्या आ रहा था अर्थ के लिए? 9.8। क्या आएगा ये? 9.8 न्यूटन। अरे अपन अर्थ का ग्रेविटी निकाले थे ना, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वही तो है। ये स्मॉल एम तो 1 दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है तो मल्टीप्लाई में हो रहा है तो। अरे समझेगी नहीं? 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एवरीवन। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे ग्रेविटेशनल फोर्स से। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम? तीन पूछा आपसे कि अर्थ मून को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है कि कम कि बराबर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बराबर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। F is equals to G mass of earth into mass of moon upon distance between them. The forces are equal and opposite. Newton's third law. ठीक है, लिख लो उसका आंसर। According to Newton's third law, according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, Earth attracts the moon. Earth attracts the moon according to Newton's third law of motion. Question number 4 है यह ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। According to Newton's third law of motion, Earth attracts the moon with the same force. Earth attracts the moon with the same force with which the moon attracts the Earth. Earth attracts the moon with the same force with which the moon attracts the Earth. With which the moon attracts the Earth. ठीक है, वही F12 बराबर माइनस F21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या होगा? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? क्योंकि फोर्स बराबर लग रहा है ना, तो उसको ऑर्बिट पे ही रखेगा अपनी। लिख लो उसका आंसर भी। अट्रैक्शन ऑफ द मून, attraction of the moon for the earth, attraction of the moon for the earth makes the earth, attraction of the moon for the earth makes the earth also move in a circular path. Makes the earth also move in a circular path. वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ना, जो सेंटर की तरफ बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो द अट्रैक्शन ऑफ द मून फॉर द अर्थ मेक्स द अर्थ आल्सो मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज व्हाई इट डू नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। दैट इज व्हाई इट डू नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। दैट इज व्हाई इट डू नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। That is why it do not move towards the moon. हाँ, वो सेंटर पे है ना, वो सबको अट्रैक्ट किए हुए हैं, वो लोग भी अट्रैक्ट किए हुए हैं, तभी वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था ना,
कि वही हाफ कर दिए डिस्टेंस को तो फोर्स का क्या होगा। ऐसे इसमें 3 पार्ट हैं, अच्छे से पढ़ो तीनों पार्ट को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके। ये सोनल तिवारी कौन है? सोनल तिवारी, जल्दी पढ़ो। मैं गौरांग। अच्छा गौरांग, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, पहला बोल रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट केस ले लें, जिसमें अपन क्या ले लेते हैं, फोर्स F लेते हैं, मास क्या लेते हैं, m1 m2, और r क्या लेते हैं, डिस्टेंस। तो F क्या हो जाता है, g m1 m2 अपॉन, अब मार खाएगा राहिल बता रहा हूं, आर स्क्वायर। ये ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपने किसी एक बॉडी के मास को क्या कर दिया, डबल। दोनों को नहीं किया हमने डबल, किसको किया है, किसी एक को। तो फोर्स F1 ले लेते हैं, मास पहले वाले का डबल कर दे, आप चाहो तो दूसरे वाले का भी डबल कर सकते हो, एक ही मतलब है, पर किसी एक ही का करना है। तो पहले वाली बॉडी को 2m1 ले लूं, दूसरे वाली का m2 रहने देते हैं, डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो r ही रहने देते हैं। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू g, m1 की जगह 2m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या बोलते हो, सही है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बाहर ले लेना, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, विच इज व्हाट, f। दिख रहा है। तो F1 कितना आया, 2f, F1 बराबर 2f। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, यानी कि फोर्स बिकम डबल, डबल हो गया ना। चलो ऐसी थर्ड और सेकेंड और थर्ड पार्ट करो जल्दी से, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ऐसी मुझे कॉपी में चाहिए, ऐसे पूरा किया बस सॉल्व। सेकेंड पार्ट करके लिखते चलो। फोर्स को F2 नाम दे देना, फोर्स को F2 नाम दे देना।
तो पूर्ण ऊपर आएगा अभी आधा ही पूर्ण होता तो ऐसा ऊपर आता ना फ्रैक्शन फोर्स कम होगा। आप डिस्टेंस बढ़ाए हो ना, अरे सोच के देखो कि डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स कैसे बढ़ सकता है, फोर्स कम होगा डिफरेंस कम होगा। चला गया और यहाँ नीचे ना, नीचे की नहीं फोर्स वहां ऊपर कैसे चला गया। देखो फर्स्ट वाला तो ये कर लिया था अपन ने, डबल होगा। सेकंड में दो पार्ट दिया है ना, एक बार डिस्टेंस को डबल लेने बोला और एक बार डिस्टेंस को ट्रिपल। तो एक का फोर्स F2 दे देता हूं, एक का फोर्स F3 दे देता हूं। मासेस चेंज करने बोला है क्या, तो मासेस सेम रखते हैं M1 M1 M2 M2। एक बार डिस्टेंस को डबल करने बोला है इधर और एक बार डिस्टेंस को ट्रिपल। तो F2 इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन 3R का होल स्क्वायर, यानी कि G M1 M2 अपॉन 4R स्क्वायर। और देखो ये कितना होता है, ये क्या है F बाई 4, F बाई 4। और ये कितना हो जाएगा F3 इज इक्वल्स टू F बाय 9। फोर्स 9 टाइम्स कम हो गया है, होना भी चाहिए। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा थोड़ी ना, फोर्स कम ही होगा। और क्योंकि स्क्वायर लॉ है इसलिए 3 टाइम्स करने पर वो 9 टाइम डिक्रीज हुआ है, 2 टाइम्स करने पर वो 2 का स्क्वायर 4 टाइम डिक्रीज हुआ है। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, बोथ मासेस आर डबल। तो F4 निकालते हैं, M1 को 2M1 ले लेना, M2 को 2M2, R आ रही है। तो F4 इज इक्वल्स टू G कितना हो जाएगा 2M1 इंटू 2M2 अपॉन R स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करके बाहर ले लो, 4 G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है F, 4 टाइम्स फोर्स बढ़ गया है। ये F1 F2 F3 F4 सिर्फ फोर्स के नाम हैं, वो आप कुछ भी ले सकते हो। समझ रहे हैं क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही 100%। What is the importance of universal law of gravitation? इसका ना इसका कुछ आंसर्स, कुछ पॉइंट ना आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लिखवा रहा हूं मैं। लिखो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन successfully explained the universal law of gravitation successfully explained following phenomena। कुछ फिनोमिना होते हैं नेचर में, है ना, जो हम समझ नहीं पाते अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो। सक्सेसफुली एक्सप्लेन फॉलोइंग फिनोमिना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स that binds us to the earth, ये वो फोर्स है जो हमें अर्थ से जोड़े रखा है। सुन रहे हैं क्या, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू दी अर्थ। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, अर्थ, सॉरी, द मोशन of the moon
अराउंड दी अर्थ। मून का मोशन हम जस्टिफाई कर सकते हैं इससे कि मून, अर्थ जो है वो मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए है, इसलिए हमेशा मून एक ही ऑर्बिट में रोटेट किए हुए है। थर्ड लिखना, टाइड्स। टाइड्स, टाइड समझते हो ना, समंदर में जो लहरें आती हैं, टाइड्स। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। कभी कभार होता है ना, आपको समंदर में जाने के लिए मना कर देते हैं लोग, बोलते हैं हाई टाइड्स हो जाती हैं। उसका रीजन है कि मून इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, और तो टाइड्स हैवी हाई होती हैं, इसलिए आपको एडवाइसेबल नहीं होता है कि उस वक्त समंदर में जाएं। ठीक है, तो टाइड्स ड्यू टू दी मून एंड दी सन। और ऐसे किसी, अभी आपने जैसे मून का अर्थ के अराउंड बोला ना, ऐसे ही सारे प्लैनेट भी तो सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो उसका रीजन भी यही होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, इंपॉर्टेंस। इसको पढ़ के ही हम समझ पाए कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? एक्सेलरेशन क्या होता है फ्री फॉल का, वैल्यू क्या होती है? 9.8। हाँ लिख लो बस, न्यूटन नहीं, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 7 था ना, 8 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ के बीच की फोर्स को अपन क्या नाम दे देते हैं? हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जल्दी से। एक अमित नाम का लड़का है, इक्वेटर और पोल का कंफ्यूजन है, देखो एक बार जल्दी से पढ़ो अच्छे से। Amit buy a few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend, क्योंकि पोल में ग्रेविटी ज्यादा होती है। पोल में क्या होती है? ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो उसने अपने दोस्त के सुन के पोल में जाके गोल्ड खरीदा कि ज्यादा गोल्ड आएगा। He hands over the same when he meet him at the equator। फिर उसने अपने जब दोस्त को मिलके इक्वेटर में आया, तो इक्वेटर में उसने दोस्त को दे दिया गोल्ड कि ले भैया 50 ग्राम गोल्ड है ये, जब उसका वेट बता दिया इतना ग्राम गोल्ड है। तो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, इफ नॉट वाई? क्योंकि वो उसको, देखो वो चतुर था उसका दोस्त, नहीं तौल लिया, उसको पता था कि वो अगर पोल से खरीद के आएगा तो वहां पे वेट ज्यादा होगा, पर मैं उससे लूंगा इक्वेटर पे, मैं यहाँ फिर तौलूंगा तो मेरे वेट कम दिखेगा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ नहीं भाई ये तो इतना है, तो मुझे गलत दे रहा है। वो कंफ्यूज हो गया कि यार मैं तो वहां तौल के लाया था तो इतना था, यहाँ वेट कम हो रहा है। ये जो उसका जो दोस्त था ना वो चतुर था, इसको एक्चुअली बोलना चाहिए था, जो इसका दोस्त था ना, कि तू वहीं आकर ले मेरे से, मैं नहीं आऊंगा इक्वेटर में देने तेरे को, तू मेरे से वहीं आकर ले और वहीं नापेंगे। समझे क्या आप लोग? इसका आंसर क्या होगा कि वो एग्री नहीं करने वाला। इक्वेटर पे अगर आप आकर के दोगे कि ये इतना वेट है, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वेट इज ग्रेटर एट पोल लेस एट इक्वेटर, बिकॉज ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट। जल्दी से इसका आंसर लिख लो। नो, पहले तो नो लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, विल दी फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, तो नो। फिर उसका रीजन लिखेंगे कि वो एग्री क्यों नहीं करेगा, तो नो लिख दिए। अब फुल स्टॉप लगा के लिखो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी, because the value of small g na, is less at equator than the poles, full stop. Therefore gold will weigh less at the equator. Gold will weigh less at the equator. Gold will weigh, WEIGH, weigh less at the equator. समझ गए क्या? और ये वही दोस्त था जो इंस्ट्रक्शन दिया कि जा भाई वहां से लेके आना, लेकिन उसको पता था कि वहां पे वेट ज्यादा आएगा,
और जब वो मुझे आके यहाँ पे देगा तो यहाँ पे वेट कम होगा, तो मैं मानूंगा ही नहीं। समझ गए क्या? तो उसका दोस्त अमित तो यही मानेगा ना कि शायद मुझे दुकानदार ने ठग दिया। सुन रहे हो क्या? एम आई क्लियर? अमित तो यही सोचेगा ना कि मुझे दुकान वाले ने ठग दिया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन टिक करना, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर टिक करो। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे फ्री फॉल के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल अपन क्लास में कर चुके हैं। सुन रहे हो क्या? तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 17 चलो अपन क्लास में कर लेंगे। 18 क्या क्या बोला मैंने? 13 एक हो गया, 14, 15, 16, 18, 17 हम कर लेंगे क्योंकि 17 थोड़ा सा अलग है ना। और बस 18 ही तो है, 19 कहाँ है? वो उसका क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। सुन रहे हो क्या? तो नेक्स्ट क्लास के पहले आधे घंटे में हम चैप्टर खत्म करके ना टिश्यूज चालू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। ये मैं पीडीएफ शेयर करता हूं। क्यों शेयर कर रहा हूं? कि पहला पेज में पूरा वो लिखा हुआ है।